अब हम अध्ययन करेंगे रोगों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। ये मेडिसिन हेल्थ का कहना चाहिए छठवां क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंतर्गत कहना चाहिए रोगों का निदान करने के लिए दो नई विधि का आविष्कार किया गया है। पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और दूसरा है डीएनए प्रोब, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये रोगों का इलाज करने का नई विधि है। आप लोग कहना चाहिए सुने होंगे, अभी कहना चाहिए कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोग चल रहा है, तो कई बार न्यूज वगैरह में सुने होंगे। इनके इलाज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा रही है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज कोहलर एंड मिल्स्टीन ने इसका खोज किया था। एक बार इसको नेट में पूछा गया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खोज किसने किया है? तो कोहलर एंड मिल्स्टीन नामक साइंटिस्ट ने किया है और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एंटीबॉडी के बारे में पहले बता देता हूँ, ठीक है। एंटीबॉडी का अध्ययन हम लोग 5वें या 6वें चैप्टर में भी किए थे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग कहने की लगभग 1 माह से पढ़ रहे हैं। क्लियर? एक बार पुनः बता देता हूँ, हमारे शरीर में कहना चाहिए कोई भी जैसे कि एंटीजन प्रविष्ट करती है, ठीक है। तो उनको नष्ट होने के लिए हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का नेचुरली तौर पर निर्माण होता रहता है। अभी भी हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। हमारे वातावरण के चारों तरफ कहना चाहिए विभिन्न प्रकार की एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन अभी भी प्रविष्ट कर रहे हैं और उनको नष्ट करने के लिए अभी भी एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। तो जो कहना चाहिए जो यूकेरियोटिक कोशिका है, जो यूकेरियोटिक कहना चाहिए सेल्स है, इसमें तो प्राकृतिक रूप से कहना चाहिए एंटीबॉडी बनती रहती है और रोग अपने आप दूर होते रहते हैं। इसका अनुमान हमको नहीं लगता है। क्लियर? पिछले कहने चाहिए चैप्टर में आप लोग को बताया था एंटीबॉडी क्या है, इसका मैं आप लोग को एक चित्र ही बताया था। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे आप लोग तो इम्यूनोलॉजी वाले जो चैप्टर है उसमें आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी विस्तृत अध्ययन, यहाँ पर भी विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, तो एक जगह आप लोग अध्ययन कर लेंगे। क्लियर? एंटीबॉडी क्या होता है वहां पर बताया था ना, ये इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन होता है, जिसमें कहना चाहिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, जिनमें से 2 कहना चाहिए हैवी होता है और 2 क्या होता है? लाइटली होता है। इनको शॉर्टकट लिखा रहता है L2H2, L और H। L मतलब लाइटली मतलब हल्की चैन और H मतलब हैवी मतलब भारी चैन। ये कहना चाहिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई पाई जाती है और ये मोनोमर के रूप में कार्य करते हैं, एकला के रूप में कार्य करते हैं। वहां पर इनका एक चित्र भी देखे थे। चित्र इस प्रकार से है, लगभग कहना चाहिए वाई आकार के एक चित्र में आप लोग को बताया था, ठीक है। ये निचली भुजा है, ये ऊपरी भुजा है। निचली भुजा केवल कहना चाहिए हैवी चैन से बना होता है और जो ऊपरी भुजा होता है ये कहना चाहिए हैवी चैन और लाइटली चैन दोनों से मिलकर बना होता है। क्लियर? इसका मैं आप लोगों को वहां पर 5 प्रकार भी बताया था। 5 प्रकार को याद कर लेंगे हम। इम्यूनो आई जी लिखेंगे शॉर्टकट A D E G M, 5 प्रकार बताया था, ठीक है। A D E N G, सबसे बड़ी G होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? G होती है। ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन ए है, ये कहना चाहिए दूध, माँ के दूध और सलेवा मतलब रस, लाल रस में ये मिलती है। क्लियर? तो ये अध्ययन जो मैं बताया उसको हम लोग पिछले चैप्टर में अध्ययन कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, मतलब हम आर्टिफिशियल रूप से एंटीबॉडी का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, जो कहने की विभिन्न रोगों को क्या करता है? ये दूर करने का कार्य करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए कहना चाहिए एक नई टेक्निक का आविष्कार किया गया। उस टेक्निक का नाम होता है हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक। हाइब्रिड सेल कल्चर कहिए या टिश्यू कल्चर कहिए, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक, इसका शॉर्टकट नाम है हाइब्रिडोमास। हाइब्रिडोमास एक बार नीट में पूछा गया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण कौन से टेक्निक से किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइब्रिडोमास टेक्निक या हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्राप्त करना है हमको आर्टिफिशियल रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं। प्राकृतिक रूप से तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन ही रहा है, हमको प्राप्त करना है किसी रोग को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से इसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रूप से कैसे प्राप्त करेंगे, आपके पुस्तक में चित्र दी गई है, ठीक है। तो आपके पुस्तक में 12वीं की पुस्तक में जो चित्र दी गई है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी चित्र को बनाना है, ठीक है। आप उस चित्र को समझना है और अपने मन से उस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। अपने मन से भी बनाएंगे तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं गूगल में देखा हूं ये जो चित्र दिया गया पुस्तक में वैसे हजारों चित्र दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। अलग साइंटिस्ट है अलग चित्र, अलग लेखक अलग चित्र, लेकिन मेन अर्थ क्या रहेगा वही रहेगा। क्लियर? तो मैं आप लोग को इसको बता रहा हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। केवल 2-3 लाइन का है, उसको सुनिए आप लोग ध्यान से। उसके बाद अपने आप उस चित्र को क्या करना है, आपको बनाना है। क्लियर? देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करना है तो इससे पहले क्या लेंगे हम लोग, एंटीजीन लेंगे, ठीक है। अब इनको कहने चाहिए एंटीजीन को हम लोग जो कहने चाहिए चूहा होता है, रेड्स, मूसा, ठीक है। इनके शरीर में क्या करा देंगे, इसको हम लोग प्रविष्ट करा देंगे। ये एंटीजीन पहले प्राप्त करते हैं, क्लियर। अब इस एंटीजीन को कहने चाहिए रेड्स, चूहे के शरीर में क्या करा देते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं। तो चूहे का शरीर क्यों लिया गया है, मानव क्यों नहीं लिए गए हैं, क्योंकि कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का जितना भी रिसर्च होता है उसका 95% रिसर्च किसमें होता है, चूहे पर किया जाता है। डायरेक्ट मानव पर रिसर्च नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट मानव पर रिसर्च किया गया और साइड इफेक्ट हुआ तो उस मानव की क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी मेडिसिन बनता है तो पहले चूहे पर क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। आप लोग सुने होंगे कोरोना का वैक्सीन रूस में बन गया, कोरोना की वैक्सीन ब्रिटेन में बन रहा है, कोरोना का वैक्सीन अमेरिका में बन रहा है। तो ये भी लिखा रहता है पहले चरण की प्रक्रिया सफल, पहले प्रक्रिया चूहे में किया गया, दूसरी प्रक्रिया बंदर में किया जाएगा, तीसरी प्रक्रिया मानव में। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल कहने की डायरेक्ट मानव पर नहीं होगा, ठीक है। ट्रायल किस पर होगा, रेड्स पर होगा, क्योंकि चूहे की मृत्यु भी हो जाती है तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहने चाहिए हम लोग पहले कहना चाहिए एंटीजीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब एंटीजीन को कहना चाहिए हम लोग रेड्स के शरीर में क्या करा देते हैं, हम लोग प्रविष्ट करा देते हैं, या अब जैसे इसके शरीर में हम लोग एंटीजीन प्रविष्ट कराते हैं, चूहे के शरीर में जो ऑर्गन होता है जैसे कि स्प्लीन, और दूसरा महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इस एंटीजन के खिलाफ इस स्प्लीन में और इस लिम्फोसाइट्स में किसका निर्माण होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा, ठीक है जी। प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इस एंटीजन के खिलाफ इनके स्प्लीन और लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इस एंटीबॉडी का या फिर इस लिम्फोसाइट से सेल पे हम लोग क्या कर लेते हैं, घोल तैयार कर लेते हैं, सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या तैयार कर लिए, सॉल्यूशन तैयार कर लिए, ठीक है। अब इनके साथ में हम लोग इसको प्रविष्ट करा देते हैं बोन मेरो के कैंसर सेल से प्राप्त, बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, बोन मेरो मतलब हमारी जो मोटी मोटी अस्थियां होती है उसमें बोन मेरो पाई जाती है, ठीक है। तो बोन मेरो में क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, ठीक है। तो बोन मेरो के कैंसर सेल से प्राप्त माइलोमा सेल्स, याद रखेंगे इसको भी नीट में पूछा गया था। नीट में ये पूछा गया था
कैंसर सेल से प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? कैंसर सेल से प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? माइलोमास। ठीक है, तो बोन मेरो, बोन मेरो सेल्स एक कैंसर सेल से प्राप्त है। इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलोमास सेल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त किए इनका, और बोन मेरो के कैंसर सेल से प्राप्त माइलोमा सेल्स, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं? हम लोग जोड़ लेते हैं और इसको किसमें ले जाते हैं? कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं। कल्चर मीडिया में क्या करेंगे? इसको हम लोग कल्चर करेंगे। कल्चर मीडिया मतलब एक द्रव, टिश्यू कल्चर बोले चाहे कल्चर मीडिया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्रिया करती है, मतलब कंबाइन हो जाती है और यहाँ पर एक नई सेल्स बना लेंगे। इस नई सेल्स को बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, कल्चर मीडिया में दोनों आपस में क्रिया करती है और एक नई सेल्स बना लेती है। नई सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा सेल्स। क्लियर? ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है यही कल्चर मीडिया में कल्चर करती है और किसका निर्माण करती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण करती है। क्लियर? अन्य कोशिका होती है और डेथ हो जाती है। ठीक है, केवल ये जीवित कोशिका होती है हाइब्रिडोमा सेल्स। ये हाइब्रिडोमा सेल्स ही कल्चर करके किसका निर्माण करती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण करती है और इस प्रकार से इस कल्चर मीडिया से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। फिर इसका आगे चलकर विभिन्न रोगों को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? देख लेंगे कौन कौन से रोग में ये कार्य आते हैं। पहला लिखा गया है वहां पर ट्यूमर को ठीक करने में, मतलब कैंसर को ठीक करने में किसका उपयोग होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कैंसर सेल से इसको बना देते हैं। क्लियर? दूसरा कार्य होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए। कोई भी व्यक्ति ऑर्गन लेते हैं, किडनी लेते हैं, लीवर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए क्या लेते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेते हैं। तीसरा एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप से संबंधित रोगों के इलाज में कहना चाहिए इसका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। क्लियर? तो ये चित्र आप लोग अपने अनुसार बना लेंगे। यदि आपको दिक्कत जाता है तो गूगल में अच्छे चित्र देख सकते हैं आप लोग। क्लियर? लेकिन इसका मेन सारांश को याद कर लेंगे। ठीक है, मतलब एंटीजन प्राप्त करेंगे, चूहे के शरीर में प्रविष्ट कराएंगे, इनके सेल्स से क्या बनेंगे? एंटीबॉडी बनेंगे। इस एंटीबॉडी इसका क्या करेंगे? घोल तैयार करेंगे। फिर बोन मेरो के कैंसर सेल से प्राप्त माइलोमास सेल्स इनके साथ कल्चर मीडिया में ले जाएंगे, तब दोनों मिलकर कहना चाहिए हाइब्रिडोमा सेल्स का निर्माण करती है। यही सेल्स कहना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसका प्रयोग हम लोग विभिन्न रोगों को दूर करने में करते हैं। क्लियर? एक और है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के अंतर्गत डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब कहना चाहिए एक ही लाइन है। ये डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के अंतर्गत दो विधि है, एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और दूसरा क्या है? डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब का परिभाषा एक ही नहीं है, लेकिन याद करेंगे तो इसको भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो इसको ऐसे जानना, डीएनए प्रोब डीएनए के एक लघु खंड है। डीएनए प्रोब डीएनए का एक लघु खंड है या छोटा खंड है, जिनके क्षारकों में बेस पर जिनके क्षारकों में अपने क्षारकों को पहचानने की गुण पाई जाती है। डीएनए प्रोब डीएनए के एक लघु खंड है, मतलब छोटा सा खंड है, जिनके क्षारकों में अपने पूरक क्षारकों को पहचानने की गुण पाई जाती है। इसी गुण के कारण डीएनए प्रोब का उपयोग किसमें किया जाता है? विभिन्न रोगों को पहचान करने में। ठीक है, इनके क्षारकों में अपने पूरक क्षारकों की पहचान करने की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण इसका उपयोग किसमें होते हैं?
विभिन्न रोगों को पहचान करने में इसका उपयोग होता है। क्लियर। दूसरा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आप लोग को पहले बताया था मैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, अपराधियों को आधुनिक तरीके से पहचानना है, उसमें भी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? डीएनए प्रोब का। क्लियर। तीसरा है जीन लाइब्रेरी। तीसरा है जीन लाइब्रेरी में जीनों के चयन करने में, जीन लाइब्रेरी में जीनों के चयन करने में किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का 5वां क्षेत्र, ठीक है। 6वां क्षेत्र का नाम है जीन थेरेपी। 6वां क्षेत्र का नाम है जीन थेरेपी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी की परिभाषा आप लोग को मैं 2-3 दिन से बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो मैं बायोटेक्नोलॉजी लिखा हूं, यही जीन थेरेपी भी है, यही जीन क्लोनिंग भी है, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। क्लियर। तो जीन थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीनों में काट छांट करना, जीनों में हेराफेरी करना, रोगजनक जीन को बाहर निकालना, संक्रमित जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन या डीएनए को प्रविष्ट कराना और कुल मिलाकर अच्छे गुण वाले डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी। इसके अर्थ को समझ लीजिए। जीन थेरेपी, जीनों में हेराफेरी करना, जीनों में हेराफेरी करना मतलब गलत जीन को निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? रोग इलाज करने की आधुनिक विधि है। मतलब जीन संबंधित रोग, डीएनए संबंधित रोग, इनको इलाज करने का ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? ये विधि है। मतलब इसमें जो हानिकारक जीन होते हैं, जो हानिकारक डीएनए होते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में क्या होता है? आनुवांशिकी रोग होता है। आनुवांशिकी रोग मतलब सिकलिंग हो सकता है, थैलेसेमिया हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है और क्रोमोसोम से होने वाले रोग हो सकते हैं। ये सब आनुवांशिकी रोग होता है जिनका इलाज संभव नहीं है। तो इन रोगों का इलाज किनके माध्यम से किया जाता है? जीन थेरेपी के माध्यम से। मतलब सिकलिंग का जो रोग है वो किसमें पाया जाएगा? उस व्यक्ति के जीन में पाया जाएगा। तो कैसे इलाज होगा? जिस व्यक्ति को सिकलिंग हुआ है उसके जो जीन को ही हटाना है। हमारे शरीर में 40-50 हजार से अधिक जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले पहचानना है कि कौन से जीन में सिकलिंग का रोग प्रेजेंट है, ठीक है। पहचानने के बाद जिस जीन में उसके रोग प्रेजेंट है उस जीन को क्या करना है? हेराफेरी करना है, मतलब बाहर निकालना है। तब रोग क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का जीन थेरेपी। अन्य पुस्तक में लिखा है जीन थेरेपी की शुरुआत कब की गई थी? जीन थेरेपी की शुरुआत वास्तव में हुई थी 1990 के दशक में। एक साइंटिस्ट का नाम है विलियम फ्रेंच एंडरसन। विलियम फ्रेंच एंडरसन, इन्होंने जीन थेरेपी की क्या किया था? शुरुआत किया था। क्लियर। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था यहीं से, जीन थेरेपी यदि मानव में किया जाता है, जीन थेरेपी मानव में किया जाता है तो कौन से वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है? ठीक है, वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग हो सकता है, वायरस का उपयोग हो सकता है, कॉस्मिड, फेजमिड का हो सकता है। तो कौन से वायरस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर में क्या था? एडिनो वायरस। मतलब ह्यूमन जीन थेरेपी में एडिनो वायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अन्य किताब में लिखा रहता है एडिनो वायरस का भी प्रयोग किया जाता है, सिंप्लेक्स वायरस का भी उपयोग किया जाता है, हर्पिस वायरस का भी उपयोग किया जाता है। क्लियर। आगे चलकर ये जीन थेरेपी 2 प्रकार का होता है। नाम से क्लियर है, इसके हिंदी नाम में क्लियर है। देखिए, एम्ब्रियो थेरेपी मतलब भ्रूण थेरेपी,
एम्ब्रियोथेरेपी मतलब भ्रूण थेरेपी, और ये है पेशेंट थेरेपी मतलब रोगी थेरेपी, जिसमें जिस व्यक्ति में रोग होता है ना उसको रोगी कहते हैं, पेशेंट कहते हैं। ये हो जाएगा हिंदी में रोगी थेरेपी। अब देखिए इसका नाम क्लियर है, अर्थ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये हो गया भ्रूण थेरेपी और यह हो गया रोगी थेरेपी। मान लो किसी व्यक्ति में आनुवंशिकी रोग है जीन संबंधी, तो इसमें कहना चाहिए भ्रूण अवस्था में ही जीन थेरेपी किया जाएगा। मतलब ये भ्रूण जब माँ के गर्भाशय में होती है, ये भ्रूण कहना चाहिए कहाँ होती है, माँ के गर्भाशय में होती है, 6, 7, 8, 9 जो माँ का है। और कहना चाहिए सोनोग्राफी के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से पता चलता है कि उसमें कोई क्या है, जीन संबंधी रोग है। ठीक है, तो उस जीन को पहचान कर डीएनए प्रोब की सहायता से पहचान कर इस जीन में, तो इस भ्रूण में जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, इस जीन को क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। और ये जब भ्रूण जब पैदा होते हैं 9 माह बाद, तो इसमें कोई भी रोग जीन संबंधी नहीं रहे। मतलब भ्रूण अवस्था में ही इलाज करना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो थेरेपी कहलाएगा। क्लियर, नाम से क्लियर है। देखिए इसमें एक बार भ्रूण में क्या हो गया, थेरेपी हो गया, तो अगली पीढ़ी में जाएगा क्या, जब ये भ्रूण आगे चल जब 15-20 साल के होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, जब ये पिता बनेंगे, तो आगे पीढ़ी में ये रोग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आनुवंशिकी रोग यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इलाज कहां पर कर दिया गया है, भ्रूण अवस्था में ही कर दिया गया है। क्लियर। और मान लो कहना चाहिए कोई छोटे व्यक्ति है जिनके पास पैसा की कमी है, वो रोग का इलाज नहीं कर सकते हैं, तो बाद में पता चलता है ये तो पैदा हो गया है, लेकिन इसमें जीन संबंधी क्या है, रोग है। और जब ये बड़े हो गए 10, 15, 20, 25, 30 साल का, जब पता चलता है उसमें क्या है, रोग है, तब इस अवस्था में इलाज किया जाएगा। तब इसको क्या कहा जाएगा, पेशेंट थेरेपी, रोगी थेरेपी। क्लियर। इस अवस्था में इलाज किया जाएगा तो अगली पीढ़ी में भी रोग चला जाएगा, अगली पीढ़ी में भी क्या हो जाएगा, रोग चला जाएगा। क्योंकि कहना चाहिए इसमें रोगी अवस्था में क्या होता है, इसमें इलाज होता है, तो ये अगली पीढ़ी में चला जाएगा, लेकिन इसमें अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। क्लियर। इस विधि से जीन थेरेपी के माध्यम से 2 रोगों का सफल इलाज किया गया है। एक रोग का नाम है सीड, एक रोग का नाम है सीड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेंगे, आप लोगों को मैं फुल फॉर्म भी बताया था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो